हेलो एवरीवन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? करेंटली तो इंडिया, बट बुक में जितना भी डेटा है वो 2011 के सेंसस का दिया हुआ है। तुम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है, तो जिससे कि हम कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था एंड सबसे पहला जो पॉपुलेशन सेंसस था जिसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1872, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। दिस वाज एन इनकम्प्लीट सेंसस। तो जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1881 एंड इसके बाद से हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। तो 2011 के बाद सेंसस 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। सो हम लोग जो डेटा के बारे में बात करेंगे वो 2011 के सेंसस का होगा, तो इसलिए इंडिया का मैप भी हम लोग 2011 वाला ही यूज़ करेंगे। एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के हिसाब से दैट वाज 1.2 मिलियन। एंड अगर आप नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन को, साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को ऐड करो तो उससे भी कई ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इंडिया की है। More often, it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. तो बोल रहे कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास वो बहुत जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट करती है। प्लस जो कंट्री में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो भी इज़ कमिंग फ्रॉम दिस लार्ज पॉपुलेशन। सो इस चैप्टर में हम पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पॉपुलेशन डेटा है वो सेंसस के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, जो कि हर 10 सालों में होता है। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1872 में हुआ था, बट जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। सो 2011 में इंडिया वाज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट अभी इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस पॉपुलेशन में। एज यू नो कि जो मैप है यहाँ पर हर एक डॉट में 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करा है, ये वाला जो मैप है। तो जिस स्टेट में ज़्यादा डॉट्स हैं यानी उस स्टेट की पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। एंड वी कैन सी इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। इंडिया की जो 76% पॉपुलेशन है दैट इज़ इन 10 स्टेट्स। ओके, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात। ऑन दी अदर हैंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है इन जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो ये जो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 मेन रीजंस हैं। क्लियर? सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो परसेंटेज शेयर है पॉपुलेशन की ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो अपेंडिक्स में शो है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो यूपी MBW आपने ये याद रखना है। फिर यहाँ पे वो 10 स्टेट्स के नाम बताए हुए हैं जो कि टोटल मिला के 76% ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अभी जो अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो क्लोज रिलेशनशिप सजेस्ट करता है बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस। तो यही वो रीजंस हैं, फिजिकल या जोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है क्लाइमेट, यानी जहाँ भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ लोग कम रहना प्रेफर करेंगे। टेरेन जैसे कि माउंटेन्स पे लोग कम रहेंगे एंड प्लेन्स में ज़्यादा। देन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन सब रीजंस की वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज और कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स या हिमालयन। नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में भी पॉपुलेशन कम ही है। बट जब से इरिगेशन में डेवलपमेंट हुआ है, किनाल्स बनी है, तो राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ी है एंड कुछ एरियाज़ में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से झारखंड में भी पॉपुलेशन बढ़ी है। और पेनिनसुलर स्टेट्स जो पहले कम पॉपुलेशन थे अब वहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेटर हुआ है तो वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन हियर कि क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
then northern Indian plains, deltas, coastal plains, interior districts of southern and central Indian states, Himalayas, northeast and western states. अब ये चीज़ याद रखनी कि इरिगेशन की वजह से राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ी है, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से झारखंड में पॉपुलेशन बढ़ी है, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के डेवलपमेंट की वजह से पेनिनसुलर स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ी है. मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है, जो कि पहले कम पॉपुलेटेड थे. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की. सो एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारे रीजन्स आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं. It is observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration. और ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर, मतलब शुरुआत से लोग यहीं पर थे तो फिर हम भी रहने लग गए. बट और आपको यहाँ पे साइंस ऑफ डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पॉपुलेशन रह रही है, दे यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो डिग्रेड हो रहा है. तो अभी भी पॉपुलेशन यहाँ पे हाई है, क्योंकि अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. ऑन दी अदर हैंड जो अर्बन रीजन्स है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, दे हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इज ऑफ पर्सन्स, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. मतलब एक एरिया में आपके कितने लोग रहते हैं, एक पर यूनिट एरिया में. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 1 किलोमीटर वाली रोड है, दिस इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर. तो यहाँ पे जितने लोग रहेंगे उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे. इसकी वजह से हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द लैंड. तो लैंड में कैसे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या रेशियो है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 सेंसस के हिसाब से. 1950 में ये 117 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर थे. अब 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, विच इज़ द लोएस्ट. द लार्जेस्ट इज़ इन दिल्ली, विच इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी. और स्टेट्स में से बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा डेंसिटीज़ है. केरला एंड तमिलनाडु की हाई डेंसिटीज़ है पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स में. स्टेट्स जैसे कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, इनकी मॉडरेट डेंसिटीज़ हैं. जो हिल स्टेट्स हैं हिमालयन रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एक्सक्लूडिंग असम, उनकी रिलेटिवली कम डेंसिटीज़ है. वाइल यूनियन टेरिटरीज़ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को छोड़ के बाकी सब में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इट इज़ अ क्रूड मेजर टू ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप. तो इस पर बेटर इंसाइट जानने के लिए इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड हम और डेंसिटी को 2 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज़, विच इज़ सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया. नेट कल्टिवेटेड एरिया बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर आपकी ऑलरेडी क्रॉपिंग हो रखी है. एग्रीकल्चरल डेंसिटी में टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन आएगी और नेट कल्टिवेबल एरिया आएगा. कल्टिवेबल एरिया मतलब जहाँ पे क्रॉपिंग हो रखी है प्लस जहाँ पर हो सकती है बट वहाँ पे अभी हुई नहीं है, तो वो कल्टिवेबल एरिया हो गया. एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आपके कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. मतलब किसी भी दो पॉइंट्स ऑफ टाइम पे जो नंबर ऑफ पीपल है वो जब वो चेंज हुए हैं उसी को हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2012 है एंड ये 2020 है, तो ये हो गया 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. इसमें 100 पीपल थे, इसमें 150 पीपल हो गए. तो ये जो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में ये जो पॉपुलेशन चेंज हुई है, जो चेंज हुआ है नंबर में, इस पर्टिकुलर एरिया में पहले 100 लोग रहते थे, फिर 150 लोग हुए. तो जो चेंज हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल इस पर्टिकुलर एरिया में बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसी को हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. इसके रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज. अब पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल और इंड्यूस्ड. नेचुरल ग्रोथ में हम क्रूड बर्थ और डेथ रेट को एनालाइज करते हैं, और इंड्यूस कंपोनेंट्स को हम वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट यानी कि माइग्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. इस चैप्टर में हम नेचुरल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, जो डेकेडल यानी कि हर 10 साल वाली
एनुअल यानी कि हर ईयरली जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, दोनों ही बहुत हाई है एंड इज़ ऑल्सो स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन की, दैट इज़ 1.64% एज पर द 2011 सेंसस। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बेसिकली वो टाइम है विच इज़ टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इट सेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। अभी करंट जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से उसे कितना टाइम लग रहा है डबल होने में, दैट इज़ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब जो ग्रोथ रेट है ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया लास्ट 1 सेंचुरी में, दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन, देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो इसमें 4 फेजेस की हम बात करेंगे। सबसे पहला फेज़ है 1901 से 1921 का फेज़, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फेज़ ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इवन हमें एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है ड्यूरिंग द ईयर 1911 टू 1921। क्यों यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है? बिकॉज यहाँ पे जो बर्थ रेट होता है वो भी काफ़ी हाई है एंड डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो लो है। सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1901 टू 1921। इसको किस नाम से रेफ़र किया है? पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एंड थर्ड, यहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। इवन हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है 1911 से 1921 में। एंड बिकॉज बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, इसीलिए जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो कम है। अब क्यों है? क्यों बर्थ रेट ज़्यादा है, क्यों डेथ रेट ज़्यादा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप 1900s की बात कर रहे हैं तो तब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसकी वजह से जो हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। प्लस इलिटरेसी, लोग इतनी एजुकेशन नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और देयर वाज एन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, और जो बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लैक की वजह से हाई बर्थ रेट और डेथ रेट हमें देखने को मिलता है इस पीरियड में। नेक्स्ट जो फेज़ 2 है, दैट इज़ फ्रॉम 1921 टू 1951, जिसको हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज़ बोलते हैं। यहाँ पे हमें एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट थोड़ी कम हो गई। मतलब बर्थ रेट तो अभी भी हाई है पर डेथ रेट कम हो गई बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। एट द सेम टाइम जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो इम्प्रूव हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया। तो क्रूड बर्थ रेट हाई है, जिसकी वजह से एक हमें स्लाइटली हायर ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है दैन द प्रीवियस फेज। एंड ये चीज़ इम्प्रेसिव है द बैकग्राउंड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो इसी टाइम पीरियड में हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिला, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला, बट स्टिल इंडिया में जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर रही थी। सो दैट इज़ इम्प्रेसिव। फेज़ 3 इज़ फ्रॉम 1951 टू 1981, जिसको हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक रैपिड फॉल हमें देखने को मिलता है इन द मोर्टेलिटी रेट, बट जो फर्टिलिटी रेट होती है वो स्टिल हाई थी। तो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज एज हाई एज 2.2%। और इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस होती है थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से लिविंग कंडीशंस जो होते हैं लोगों के वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो एक हाई नेचुरल इंक्रीज़ और हाई ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन डबल करने से, दैट इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेशीज, द टिबेटन्स, द नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेटेड टू इंडिया, जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। नेक्स्ट इज़ फेज़ 4 विच इज़ पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, मतलब 1981 के बाद, और विच इज़ कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है कंट्री की पॉपुलेशन की वो हाई तो थी, बट अब धीरे धीरे इट हैज़ स्टार्टेड टू स्लो डाउन। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड हमें क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मीनेज एट मैरिज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। सो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, इट इज़ स्टिल हाई इन द कंट्री एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1.3 मिलियन बाय 2025। सो इसमें इतना याद रखना है कि ये 4 फेजेस के टाइम पीरियड क्या थे, इनका जो नाम है वो क्या है, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज़, देन पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
तो ये सारे नाम याद करने हैं, फिर इनके कुछ फीचर्स याद करने हैं, जैसे कि डेवलपमेंट प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी इन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज़। फिर फेज़ 4 में आपका एजुकेशन, इंक्रीज़ इन द एज ऑफ मैरिज, ये सारे मतलब फीचर्स लिखने हैं बेसिकली। अब हम बात करेंगे रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की ड्यूरिंग द 1991 टू 2001 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। जो स्टेट्स होते हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा। सो आप नोटिस कर पा रहे हो मोस्टली सदर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पर हमें एक लो रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 20%। और सबसे कम जो ग्रोथ रेट थी वो थी केरला की, नॉट जस्ट इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट इन दी एंटायर कंट्री एज अ होल। फिर जो कॉन्टिनेंस बेल्ट है स्टेट्स की फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हमें रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देखने को मिल गया है इन कंपैरिजन टू द सदर्न स्टेट्स। सो ये जो बेल्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पे जो रेट ग्रोथ रेट रहा है एवरेज वो 20-25% रहा है। 2001 और 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट्स थे ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, उनकी लोअर फिगर थी इन कंपैरिजन टू 1991 टू 2001। जो परसेंटेज डेकेटल ग्रोथ रेट्स रही है 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स की, वो आपकी कम हो गई है, गिर गई है 2001 में इन कंपैरिजन टू 1991 वाला जो पीरियड है। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंस वाली, यानी कि जो 10 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप में बच्चे हैं वो एडोलेसेंस के अंदर आते हैं। एंड इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है एडोलेसेंस की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। 20.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एडोलेसेंट ग्रुप्स की है, जिसमें से जो मेल एडोलेसेंस है वो 52.7% है और फीमेल एडोलेसेंस जो है वो 47.3% है। जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है इसको यूथफुल पॉपुलेशन माना गया है, जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं। बट अगर आप इन पॉपुलेशन को अच्छे से गाइड नहीं करते, चैनलाइज नहीं करते, देन दे आर क्वाइट वल्नरेबल एज वेल। सो देर आर मेनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी, जैसे कि लोअर एज एट मैरिज, इलिटरेसी पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स यानी कि बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, इलिटरेसी की वजह से हमें देखने को मिल रही है। फिर जो मैरिज होती है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रॉपरली खाना बैलेंस डाइट नहीं होता तो माल न्यूट्रिशन हो गया या ओबेसिटी हो गई। फिर हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंस मदर, तो बेसिकली क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है तो जो एडोलेसेंट मदर्स होती है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं उनकी डेथ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी या रिटार्डेडनेस, ड्रग अब्यूज़ एंड एल्कोहलिज्म, कमिटेंस ऑफ क्राइम्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये सारे जो है चैलेंजेस हैं फॉर दी एडोलेसेंट्स। एंड इन सब को देखकर ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ ली जिससे कि हम प्रॉपर एजुकेशन दे सके एडोलेसेंट ग्रुप्स को, ताकि उनके टैलेंट्स को अच्छे से चैनलाइज किया जाए और प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। तो सबसे पहली जो पॉलिसी दैट इज़ नेशनल यूथ पॉलिसी, जो कि 2014 में हमें देखने को मिली थी, विच वॉज डिज़ाइंड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन। सो जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी उसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में, जो कि एक होलिस्टिक विजन प्रपोज करती है फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो कि है कि हम यूथ को एम्पावर करें ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर पाए, जिसकी वजह से इंडिया एक राइटफुल प्लेस फाइंड कर सके इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। एंड इस नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से जो यूथ है वो पर्सनस हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। एक और पॉलिसी की बात की गई है विच इज़ द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2015 में आई थी, विच वॉज बेसिकली प्रोवाइड्स एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल द स्किलिंग एक्टिविटीज़ जो कि कंट्री में कैरी आउट की जाती है। एंड फिर हम इन स्किलिंग एक्टिविटीज़ को अलाइन करते हैं डिमांड सेंटर्स के साथ और लिंक करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट एडोलेसेंस। नेक्स्ट वी विल मूव टू पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एक डिस्टिंक्ट फील्ड है ऑफ स्टडी विद इन द पॉपुलेशन जोग्राफी, जो कि एक वास्ट कवरेज करती है कि एक कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसमें कितने अलग अलग एजेस के लोग हैं, क्या उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, क्या लैंग्वेज है, क्या मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है रूरल और अर्बन कॉम्पोजिशन। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि वो कहाँ पे रहते हैं
और इससे हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है सोशो और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंट्री में 68.8% टोटल पॉपुलेशन की विलेजेस में रहती है एज़ पर द 2011 सेंसस, सॉरी, एंड 6,40,867 विलेजेस हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और बिहार में हाई परसेंटेज है रूरल पॉपुलेशन का। गोवा और मिज़ोरम में दे हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन विलेजेस, मतलब कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरीज़ में स्मॉलर पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ की एक्सेप्ट दादरा एंड नागर हवेली, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ में दादरा एंड नागर हवेली में ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, बाकी सब में नहीं है, बाकी सब में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो साइज़ ऑफ विलेजेस है वो भी वेरी करते हैं। It is less than 200% in the hill states of northeastern India, western Rajasthan and run of Kutch, and as high as 17,000% in the states of Kerala and in parts of Maharashtra. फिर 31.16% हमें अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है which is low, but it is also increasing at a much faster rate of growth over the decades. And जो ग्रोथ रेट है अर्बन पॉपुलेशन की क्यों एक्सेलरेट हुई है? बिकॉज ऑफ enhanced economic development and the improvement in health and hygienic facilities. फिर आपको देखना है कि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से और इंक्रीज रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात की गई है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है अराउंड कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, और जो एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट्स हैं मिडिल और गंगा प्लेन्स में, तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान में, यहाँ पे डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कम रही है। नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। तो इंडिया एक लैंड है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, एंड जो सर्वे कंडक्ट किया था ग्रियर्सन ने, जिसको हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि 1903 से लेकर 1928 में कंडक्ट किया गया था, इसमें हमें पता चला कि 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलैक्ट्स हैं इन द कंट्री, and there are also about 22 scheduled languages and number of non-scheduled languages. अब जो scheduled languages है उसमें से जो speakers हैं हिंदी की उनकी हाईएस्ट परसेंटेज है, और smallest language groups है आपका संस्कृत, बोडो और मणिपुरी speakers का। However ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो linguistic regions हैं इन द कंट्री हमें शार्प और डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं देखने को मिलती, बट वो ओवरलैप कर जाते हैं, ग्रेजुअली मर्ज कर जाते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो स्पीकर्स हैं ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस वो 4 लैंग्वेज फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये वो टेबल है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है इंडो यूरोपियन यानी कि आर्यन की, देन है द्रविडियन की, देन इज़ ऑस्ट्रिक यानी कि निषादा, एंड देन इज़ सीनो टिबेटन। तो सबसे पहले अगर हम इंडो यूरोपियन की बात करें तो इसकी सब फैमिली है इंडो आर्यन, उसको हम ईरानियन, दार्दिक और इंडो आर्यन में कैटेगराइज कर सकते हैं। ईरानियन इंडिया के बाहर रहते हैं, दार्दिक जम्मू कश्मीर में, और इंडो आर्यन जो है मोस्टली आपको नॉर्थ पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एमपी, और फिर असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। जो द्रविडियन है उसमें हमें साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ इनकी ब्रांचेज़ हैं। तो अब इसको सीधे से याद रखना कि पहले नॉर्थ आ गया, फिर सेंट्रल पार्ट आ गया और फिर सदर्न पार्ट आ गया, तो इसकी ब्रांचेज़ हो गई। जो नॉर्थ पार्ट है उसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जो सेंट्रल पार्ट है उसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला पार्ट, और साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। फिर आपका ऑस्ट्रिक यानी कि निषादा, जिसमें कि आपकी जो सब फैमिली है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। इसकी जो ब्रांच है वो है मुंडा। बेसिकली मुंडा एक ट्राइब है जो कि आपको असम, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रो एशियाटिक का दूसरा है मोन खमेर, जो कि आपको मेघालय और निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिल जाएगा, और जो ऑस्ट्रोनेशियन है वो आउटसाइड इंडिया आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सीनो टिबेटन, जिसको हम किराता भी बोलते हैं, इसकी 2 सब फैमिली है, टिबेटो म्यांमारी और सियामीज चाइनीज़। टिबेटो म्यांमारी आपको टिबेटो हिमालयन जम्मू कश्मीर, एचपी, सिक्किम में देखने को मिलेगी, नॉर्थ असम में, अरुणाचल प्रदेश में, और सियामीज चाइनीज़ असम म्यांमारी बॉर्डर में, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर्स बेसिकली। So this was the linguistic classification. Next we are moving on to religious composition. So religion जो है एक most dominant force है जो कि cultural और political life of the majority of Indians को affect करता है, क्योंकि religion virtually permeate करता है into almost all aspects. So it is important to study the religious composition.
जो स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीजियस कम्युनिटीज़ का, वो ये चीज़ दिखाता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो है एक रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वाइल वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में ना हो। तो हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप में है 70 to 90%, एक्सेप्ट इंडो पाक बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और कुछ स्कैटर्ड एरियाज़ लेकिन प्लाटो गंगा प्लेन के। मुस्लिम्स जो है वो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के अराउंड, कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में तो मेजॉरिटी है, यहाँ देखने को मिलेंगे। ये वाली टेबल आपको बता रही है कि कौन सबसे ज़्यादा, तो आपको याद रखना है HMC से और SBJ से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, HMC, SBJ। देन इज़ क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जो कि मोस्टली रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री में हमें देखने को मिलती है, वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, केरला, हिल स्टेट्स में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर सिख जो है वो मोस्टली स्मॉलर एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। जो जैन्स और बुद्धिस्ट है वो स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं इंडिया में, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सेलेक्टेड एरियाज़ में है। जैन्स जो है वो मेजर कॉन्सेंट्रेशन आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में, और बुद्धिस्ट जो है वो आपको मोस्टली महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। जो बाकी एरियाज़ हैं मुस्लिम बुद्धिस्ट मेजॉरिटी की, वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। फिर अदर रिलीजन्स में ज़ोरास्ट्रियंस, ट्राइबल और बाकी इंडिजिनस फेथ और बिलीफ के लोग भी आते हैं, बट ये ग्रुप्स बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स में थ्रू आउट द कंट्री स्कैटर्ड है, इनकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। तो जो प्रपोर्शन है वर्कर्स का, जिसमें मेन और मार्जिनल वर्कर्स को गिनते हैं, दैट इज़ ओनली 39.8% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जिसको और 60% नॉन वर्कर्स हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जहाँ पे जो लार्जर प्रपोर्शन है डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, जो कि इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पीपल। मेन वर्कर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 6 months इन अ ईयर वर्क करते हैं, मार्जिनल वर्कर्स लेस देन 6 years, या सॉरी ईयर्स बोल रही हूँ, मंथ्स, 6 months। फिर जो प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन की, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में 51.9% है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हमें HP, सिक्किम, छत्तीस, AP, कर्नाटक, AP, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। फिर ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन है कि इंडिया की पॉपुलेशन मोस्टली फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली, rather than secondary and tertiary। 54.6% जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली लोग कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, मेरा जो 3.8% है वो लोग हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में इंगेज्ड है, और 41.6% जो है बाकी नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स में इंगेज्ड है। ऑल्सो जो मेल पॉपुलेशन है वो फीमेल पॉपुलेशन को आउट नंबर करती है, मतलब मेल पॉपुलेशन ज़्यादा एंगेज्ड है इन दिस वर्क। देन इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो हम जो सोसाइटी का डिवीज़न है इनटू मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स को नेचुरल और बायोलॉजिकल है, बट रियलिटी में हमने रोल्स असाइन कर दिए इन पर्टिकुलर जेंडर्स को। जेंडर ही बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमने रोल्स असाइन कर दिए, तो ये जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रीइंफोर्स किए जाते हैं। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस ही जो है बेसिस बन चुका है सोशल डिफरेंशिएशंस का, डिस्क्रिमिनेशन का और एक्सक्लूजन का। अब आप इन द फॉर्म ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्शन को एक्सक्लूड कर देते हो इन द पॉपुलेशन, तो इससे क्या होता है, किसी भी एक डेवलपिंग और सिविलाइज कंट्री के लिए एक हैंडीकैप बन जाता है। ये ग्लोबल चैलेंज है जिसने जो UNDP ने भी एक्नॉलेज किया है, इसने मेंशन किया कि डेवलपमेंट इज़ नॉट एंजेंडर्ड, तो वो एंडेंजर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर, इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो बहुत काफ़ी हमने एफर्ट्स मारे हैं ताकि हम जो डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, वेजेस, लो वेजेस फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, डिग्निफाइड लाइफ, तो हमने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स पुट इन करे हैं, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए इन डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी को सिविलाइज नहीं मान सकते जहाँ पर आपने सोशल डिफ्रेंशिएशंस क्रिएट किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
2011 के सेंसस के हिसाब से वर्किंग पॉपुलेशन को हमने 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। ओके, सो नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स जो है रिलेटिवली हाई है प्राइमरी सेक्टर में, बट रिसेंट ईयर्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हमें एक सेक्टोरल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि जो फार्मर्स है वो फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म बेस्ड में आ रहे हैं, जो कि सेक्टोरल शिफ्ट इंडिकेट करता है इन द इकनॉमी ऑफ द कंट्री। जो स्पेशल वेरिएशंस है वर्क पॉपुलेशन की वो भी अलग अलग है, जैसे कि जो स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे कल्टिवेटर ज़्यादा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स ज़्यादा है। जो हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज़ है जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, यहाँ पे वर्कर्स का प्रपोर्शन ज़्यादा है जो कि बाकी सर्विसेज में इंगेज्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड बट ऑल्सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स चाहिए नॉन फार्म सेक्टर्स में। And that is it. We have completed the entire chapter. And with that is it for this video as well. Thank you.